क्या होता है जब एक औरत जो रोज वर्दी पहनती है, जो हर सुबह कानून की किताबें पढ़कर नहीं, उन्हें जिंदा करके निकलती है, एक दिन अस्पताल के बिस्तर पर अपने पति को लहूलुहान देखती है और सुनती है वीआईपी मूवमेंट था, इसलिए मारा गया। क्या होता है जब वो समझ जाती है कि जो वर्दी उसके लिए इज्जत है, वो किसी आम आदमी के लिए सिर्फ डर बन चुकी है? क्या होता है जब एक आईपीएस अफसर अपनी वर्दी उतारकर सड़क पर उतरती है, किसी के अफसर नहीं, एक पत्नी, एक इंसान बनकर, और उस दिन वो सिर्फ न्याय नहीं मांगती, बल्कि एक नई संस्कृति की नींव रख देती है। दोस्तों, ये कहानी है यामिनी त्रिपाठी की, जिसने देखा कि सिस्टम जब चुप रहता है, तब एक थप्पड़ एक इंसान की चुप्पी तोड़ देता है। और हां, आप हमारी ये कहानी कहां से देख रहे हैं? कृपया अपना और अपने शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं कि हमारी आवाज कहां कहां तक पहुंची है, तो वो पढ़कर सच में बहुत खुशी मिलती है। अगर आपको लगता है कि हर अफसर को पहले इंसान होना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस आवाज को जितना दूर हो सके फैलाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जगे हुए इंसान की आवाज है। शाम के 6 बजने को थे, लेकिन आसमान ऐसा लग रहा था मानो दिन भर के थकान को एक स्याह कंबल ओढ़कर सोने चला गया हो। हवा में नमी थी, जैसे किसी ने बहुत देर से रोकर हवा में अपनी सांसें फैला दी हों। बारिश की बूंदें अभी जमीन से दोस्ती करने की सोच ही रही थीं कि हल्की हल्की फुहारें स्कूटी की टंकी पर टन टन करने लगीं। उसी स्कूटी पर बैठे थे विनीत भारद्वाज, एक 40 साल के सामान्य कदकाठी के इंसान, जिनके चेहरे पर वो थकावट नहीं थी जो दफ्तर में डांट खाने या घर की ईएमआई की चिंता से आती है। उनके चेहरे पर जो थकान थी, वो समय से समझौते की थी। एक ऐसे इंसान की जिसे जिंदगी ने कभी खास माना ही नहीं, लेकिन जिसने खुद को कभी छोटा भी नहीं समझा। विनीत सरकारी स्कूल में गणित के शिक्षक थे। दिन का ज्यादातर वक्त बच्चों को जोड़ घटाना सिखाने और उनके भविष्य को आसान बनाने की कोशिश में बीतता था। लेकिन आज का दिन थोड़ा लंबा हो गया था। एक छात्र के माता पिता से मिलने के बाद वह थोड़े बोझिल मन से घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें अपनी पत्नी यामिनी का पसंदीदा फल अनार याद आया, और वह एक ठेले से 2 किलो खरीदकर अपने झोले में रख लिया। वह जैसे ही मुख्य चौराहे पर पहुंचे, सामने से तेज रफ्तार में एक सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी आई, जिस पर नीली बत्ती और एक अजीब सा हूटर बजता हुआ लगा था। विनीत ने स्कूटी थोड़ा किनारे खींची, लेकिन सड़क थोड़ी संकरी थी और मोड़ पर ट्रैफिक धीमा हो चला था। इतने में वो बोलेरो सीधे उनकी स्कूटी से टकरा गई। स्कूटी का संतुलन बिगड़ा और विनीत गिरते गिरते बचे। इसके पहले कि वह कुछ समझ पाते, गाड़ी से उतरकर एक पुलिस दरोगा आया। उम्र कोई 50 के आसपास, चेहरे पर घमंड और गुस्से की मिलीजुली परछाई। साले, वीआईपी मूवमेंट है, दिखता नहीं तुझे? उसने गरजते हुए विनीत का कॉलर पकड़कर उन्हें स्कूटी से खींच लिया। विनीत घबरा गए। साहब, मैंने तो गाड़ी साइड कर दी थी, मेरी गलती नहीं। बड़ा बोलता है साला। इतना कहकर दरोगा ने अपने हाथ में पकड़ी लाठी उनकी जांघ पर दे मारी। फिर एक और, फिर एक और, जैसे उसका गुस्सा किसी पुरानी हार का हिसाब चुका रहा हो। विनीत जमीन पर गिर गए। उनकी शर्ट फट चुकी थी, एक कोहनी छिल चुकी थी और माथे से खून बह रहा था। लोग इकट्ठा हो गए। आसपास के दुकानदार, राहगीर, कुछ बच्चे जो ठेले से मोमोज खा रहे थे, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। किसी के हाथ में मोबाइल जरूर था, जिसने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई आगे नहीं आया। एक राहगीर, करीब 30 से 35 साल का एक युवक, धीरे से आगे बढ़ा और जमीन पर गिरे विनीत की जेब से गिरा पहचान पत्र उठाया। उसने पढ़ा, विनीत भारद्वाज, विद्यालय शिक्षक, पत्नी यामिनी त्रिपाठी। बस यामिनी का नाम पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने कांपते हाथों से अपने मोबाइल से एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ एक सरकारी ऑफिस की सादी सी फाइलों के बीच एक औरत अपना कंप्यूटर बंद करने ही वाली थी। घड़ी की सुइयां बता रही थीं कि शाम के ठीक 6 बजे थे। एएसपी ऑफिस का कॉन्फ्रेंस रूम लगभग खाली हो चुका था, लेकिन यामिनी त्रिपाठी अब भी वहीं बैठी थी। अपनी आदत के अनुसार दिन की आखिरी फाइल खुद ही क्लोज करना चाहती थी। फोन की घंटी बजी। मैडम, आपके पति को पुलिस ने पीटा है, वो कह रहे थे आपसे बात कराइए।
दूसरी तरफ की आवाज कांप रही थी, जैसे खुद को बचाने के लिए कुछ बता रहा हो और किसी सच्चाई को बोलने से डर भी रहा हो। यामिनी की उंगलियां फाइल पर अटक गईं, आंखें जैसे किसी अनकहे डर से फैल गईं। कौन सी जगह? उसने पूछा। आवाज में कंपन था लेकिन शब्दों में धार। म मेट्रो चौक के पास, विजय पार्क रेड लाइट। बस। इसके बाद फोन काटा नहीं गया। गिर पड़ा। यामिनी अपनी कुर्सी से इस तरह उठी जैसे किसी ने उसकी छाती में आग रख दी हो। उसने ना वर्दी पहनी, ना अपनी सरकारी गाड़ी ली। बस अपना पर्स उठाया, अपनी स्कूटी की चाबी उठाई और ऑफिस से निकल पड़ी। रास्ते में ट्रैफिक पुलिस के सिपाही ने पहचानने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में जो गुस्सा था वो किसी अफसर का नहीं, एक पत्नी का था जिसने अपने सबसे करीबी को लहूलुहान होते हुए सुना था। जब वह घटनास्थल पर पहुंची, तब तक विनीत को स्थानीय लोगों ने एक तरफ किनारे बैठाया था। उसकी शर्ट पूरी खून से भीगी थी और वो बेसुध सा एक ईंट के सहारे बैठा था। यामिनी दौड़ती हुई उसके पास पहुंची और उसे देखकर जैसे भीड़ में बिजली दौड़ गई। पुलिस के दो जवान जो दरोगा के साथ थे, अब खुद सहमे सहमे खड़े थे। यामिनी ने विनीत की कलाई थामी, उसका चेहरा ऊपर किया। विनीत! ओह गॉड! उसकी आंखें छलक उठीं। फिर उसने खुद को संभाला। वह उठी और एक एक कर उन पुलिस वालों की तरफ देखती गई। किसने मारा? उसकी आवाज अब अफसर की थी, लेकिन डराने वाली नहीं, दहला देने वाली। दरोगा धीरे धीरे पीछे हटने लगा। मैडम, वो हमने तो गलती से समझा कि कोई ये कोई नहीं है। ये मेरा पति है। और तुमने किसी आम आदमी को नहीं, एक अफसर की आत्मा को मारा है। भीड़ अब सन्नाटे में थी। मोबाइल कैमरे अब एक एक कर लाइव हो चुके थे। यामिनी ने वहीं खड़े होकर कहा, मैं एसपी यामिनी त्रिपाठी इन सभी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी में लापरवाही, वीआईपी मूवमेंट की एड में आम नागरिक पर अत्याचार और बिना वारंट बल प्रयोग करने के आरोप में तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करती हूं। कोई नोटिस नहीं, कोई जांच कमेटी नहीं, सिर्फ न्याय की एक तात्कालिक कार्रवाई। विनीत को अस्पताल ले जाया गया और यामिनी उसके साथ एम्बुलेंस में बैठ गईं। उस दिन पहली बार एक अफसर अपनी वर्दी उतारकर सिर्फ एक इंसान बनी थी, एक पत्नी, एक गवाह और अब शायद एक तूफान की शुरुआत। एम्बुलेंस की लाइटें अब भी तेजी से टिमटिमा रही थीं और हर मोड़ पर यामिनी का चेहरा बदलता जा रहा था। सिर पर बंधा बन अब थोड़ा बिखर चुका था, होठों पर लिपस्टिक की लकीर धुंधली हो गई थी, लेकिन आंखों में जो आंसू थे वो एक औरत की पहचान को चीरते हुए बाहर आ रहे थे। उसके बगल में लेटे विनीत अब भी होश में नहीं थे, लेकिन हर बार जब उसका हाथ थोड़ा हिलता, यामिनी का दिल ऐसे उछलता मानो मौत ने दरवाजे पर दस्तक दे दी हो। अस्पताल पहुंचने तक वह कुछ नहीं बोली। स्ट्रेचर जैसे ही वार्ड की ओर बढ़ा, उसने बस एक बार विनीत की उंगलियां थामी और धीमे से कहा, तुम बस बोल देना कि तुम ठीक हो, मैं बाकी सब देख लूंगी। यह वादा था, एक पत्नी का नहीं, एक ऐसी अफसर का जिसने आज पहली बार समझा कि वर्दी से बड़ा रिश्ता इंसानियत का होता है। भीतर डॉक्टरों की टीम लगी थी, एक्स-रे, सीटी स्कैन, खून की जांचें, लेकिन बाहर खड़ी भीड़ अब एक वीडियो की वजह से उबल रही थी। सोशल मीडिया पर यामिनी त्रिपाठी के चौराहे पर लिए गए फैसले की क्लिप वायरल हो चुकी थी। एसपी ने खुद किया सस्पेंशन, अफसर बनी इंसान, पुलिस को सड़क पर जवाब। कुछ ऐसे कैप्शन के साथ हजारों लोगों ने शेयर करना शुरू कर दिया था, लेकिन यामिनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अस्पताल की खिड़की के पास खड़ी थी और सिर्फ एक तक विनीत को देख रही थी। दिमाग में वो 5 लाठियां बार बार गूंज रही थीं। साले, वीआईपी मूवमेंट है। यह शब्द अब उसके कानों में नहीं, उसके खून में बज रहे थे। एक नर्स ने पास आकर धीरे से कहा, मैडम, आप चाहें तो बाहर बैठ सकती हैं, यह सब कंट्रोल में है। यामिनी ने सिर्फ सिर हिलाया, ना में। उसके लिए इस वक्त कंट्रोल का मतलब बस इतना था कि विनीत फिर से चल सके, फिर से बोल सके, फिर से उसे यामू कह सके। कुछ ही घंटों में अस्पताल के बाहर कैमरों की भीड़ लगने लगी। न्यूज चैनल वालों के लिए यह ब्रेकिंग न्यूज थी, लेकिन यामिनी के लिए यह सब शोर था, फालतू शोर। हर कैमरा यही पूछना चाहता था, मैडम, क्या आपने बिना जांच के सस्पेंड किया?
क्या यह पर्सनल रिएक्शन था या ऑफिशियल एक्शन? लेकिन यामिनी अब भी चुप थी। और फिर एक पुलिस इंस्पेक्टर, जो उसका अधीनस्थ था, अस्पताल आया और धीरे से कुछ कागजात आगे बढ़ाए। मैडम, मीडिया को जवाब देना जरूरी होगा। डीजीपी सर कॉल कर रहे हैं। यह रेस्टोर किया जा सकता है। यामिनी ने उसकी ओर देखा। क्या आपने भी वीडियो देखा? जी मैडम, देखा। तो आपने यह भी देखा कि उसका खून बह रहा था? इंस्पेक्टर चुप। और आपने यह भी देखा कि उस आदमी की गलती सिर्फ स्कूटी का 1 इंच सड़क पर होना था? फिर चुप। तो आप बताइए, एक पत्नी की जगह पर आपकी बीवी होती, आप क्या करते? अब इंस्पेक्टर के पास कोई जवाब नहीं था। वह धीरे से कागजात समेटता चला गया। रात के 2 बजे विनीत को होश आया। उसका चेहरा पीला पड़ा था और आंखें धुंधली थीं, लेकिन वह जैसे ही थोड़ा करवट बदलकर बोला, यामू, तुम आई ना? यामिनी की आंखों से एक बूंद गिरी और उसकी हथेली में जा समाई। मैं यहीं हूं और अब कहीं नहीं जाऊंगी। उसने विनीत की हथेली को अपने माथे से लगाया। अगले दिन सुबह जब डॉक्टरों ने कहा कि चोटें गहरी हैं लेकिन जान को खतरा नहीं है, यामिनी के चेहरे पर हल्का सुकून आया। लेकिन उसके भीतर जो गुस्सा था वो अब भी ठोस और ताजा था, जैसे अभी अभी कोई फोड़ा फूटा हो। उसी शाम जब अस्पताल में थोड़ी भीड़ कम हुई तो यामिनी उठी। उसने अपने बाल बांधे, चेहरा धोया और वर्दी नहीं, एक सादी नीली साड़ी पहनी। बिना किसी गार्ड या सरकारी गाड़ी के वो सीधा घटनास्थल पर वापस गई। अब चौराहा खाली था, लाइट्स झपक रही थीं और सड़क पर एक ठेला वाला अब भी मोमोज बेच रहा था। क्या आप उस दिन थे यहां? उसने पूछ लिया। ठेले वाला थोड़ा झिझकते हुए बोला, मैडम, मैं था, वीडियो बनाया था, पर आवाज बंद थी। ठीक किया, यामिनी बोली, क्योंकि अब आवाज मैं बनूंगी। खुद जाकर उसी पुलिस चौकी में कदम रखा जहां से वो दरोगा ड्यूटी पर था। वहां मौजूद सब इंस्पेक्टर उसे देखकर खड़े हो गए। मैं कोई शिकायत नहीं देने आई हूं। मैं सिर्फ ये कहने आई हूं कि जो हुआ वो गलत था। और अगर आप सब भी सोचते हैं कि ऐसी गलती फिर से नहीं होनी चाहिए, तो अगले शनिवार से हम सब मिलकर जनता से मिलेंगे, खुली बातचीत करेंगे। एक जवान थोड़ा आगे आया। मैडम, सिस्टम में ये सब आसान नहीं है। सिस्टम हमसे बनता है और हम बदलेंगे तो सिस्टम भी बदलेगा। उसने वहां एक पन्ना टांगा, जन सुनवाई, हर शनिवार दोपहर 3 बजे। जब वो बाहर निकली, कैमरे फिर से जगे हुए थे और इस बार यामिनी ने खुद कैमरे की तरफ देखा। मैं अफसर बनकर नहीं निकली, मैं एक औरत बनकर निकली हूं। और अगर मेरा दर्द किसी को दिखा है तो उस किसान का दर्द भी देखिए जो थाने तक पहुंच ही नहीं पाता। उस एक बयान ने शहर में टहलका मचा दिया। सोशल मीडिया पर अब इट जस्टिस फॉर विनीत के साथ और एसपी यमीनी ट्रेंड कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब पुलिस विभाग के अंदर से एक ईमेल आया, मैडम, हम जन सुनवाई में साथ देंगे। शायद आपको देखकर हमें भी इंसान याद आ गए हैं। उस रात यामिनी अस्पताल लौटकर विनीत के पास बैठ गई। वह सो रहा था, लेकिन चेहरे पर अब तकलीफ की जगह थोड़ा सुकून था। वह धीमे से बुदबुदाई, तुमने जो सहा वो किसी एक थप्पड़ की कीमत नहीं थी। वो हर उस इंसान की सजा थी जिसे सिस्टम ने कभी इंसान समझा ही नहीं। अब यह चुप्पी नहीं रहेगी विनीत, अब मैं तुम्हारी आवाज बनूंगी। और यही वो रात थी जब एक अफसर, एक पत्नी और एक इंसान, तीनों ने मिलकर एक आंदोलन की नींव रखी। अगले दिन शहर की हर दीवार पर एक पोस्टर था, अगर आप चुप रहे तो अगला विनीत कोई और होगा। अस्पताल की उस तीसरी मंजिल के कोने में बना प्राइवेट वार्ड नंबर 309 अब महज एक कमरा नहीं रह गया था। वो अब एक लड़ाई का केंद्र बन चुका था। हर दीवार पर निगाह टिकी थी, हर पर्दा गवाही दे रहा था उस खामोशी की जो विनीत की आंखों में गहराई से उतर चुकी थी। बाहर एक बोर्ड लगा था, नो विजिटर्स, आईसीयू ऑब्जर्वेशन। लेकिन अंदर जो हो रहा था वह किसी आम मरीज के इलाज से कहीं ज्यादा था। विनीत अब होश में था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक असहायपन की परत बैठी थी। जो इंसान बच्चों को जोड़ घटाव सिखाया करता था, अब अपनी ही सांसों को गिनने में उलझा था। उसकी पत्नी यामिनी, जो अब भी दिन रात वहीं उसके बगल में बैठी थी, न तो अपना मोबाइल देख रही थी, न ऑफिस की फाइलें,
और न ही उसे कोई परवाह थी कि बाहर उसका ट्रांसफर नोटिस आ चुका है। वह हर 2 घंटे में डॉक्टरों से खुद जाकर रिपोर्ट पूछती, नर्सों से विनीत की दवाइयों की जानकारी लेती और हर आने वाले को एक ही वाक्य कहती, मैं खुद देख लूंगी, आप जाइए। वो अब एक पत्नी थी, लेकिन उस पत्नी की आंखों में जो गहराई थी वो सिर्फ एक निजी दुख नहीं था, वो किसी बड़ी सामाजिक पीड़ा की चिंगारी थी। विनीत बोलने की कोशिश करता, पर आवाज टूटी टूटी सी निकलती, जैसे किसी पुराने रेडियो की फटी हुई तरंगें। यामू, वो धीरे से बुदबुदाया। हाँ। यामिनी उसके पास झुकी। तू नाराज तो नहीं है ना? यामिनी की आंखें फिर से भीग गईं, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए उसका माथा चूमा। जिस दिन तुझसे नाराज हो जाऊं, समझ लेना मेरा वजूद ही नहीं रहा। इतने में डॉक्टर अंदर आए। मैडम, फिजिकल रिकवरी ठीक है, लेकिन मानसिक आघात गहरा है, उसे अब काउंसलिंग की जरूरत होगी। यामिनी ने कहा, जो उसे मारा, उन्हें कभी काउंसलिंग दी गई क्या? डॉक्टर चुप रहे। अगले ही दिन अस्पताल में एक शख्स चुपचाप आया। उसके हाथ में फाइल थी और चेहरा थोड़ा तनाव में। मैडम, मैं डीजीपी ऑफिस से आया हूं। आपके ट्रांसफर का आदेश है। आपको 24 घंटे में नई पोस्टिंग ज्वाइन करनी है। यामिनी ने पेपर लिया, एक बार देखा, फिर वहीं रख दिया। आप हस्ताक्षर करें मैडम। मैं नहीं करूंगी, पर यह सरकारी आदेश है। मैं जानती हूं, और मैं जानती हूं कि इसे किसके कहने पर लाया गया है, लेकिन मैं भी वही हूं जिसने कानून की किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं हैं, उन्हें जिंदा किया है। मैं इस ट्रांसफर पर तब तक साइन नहीं करूंगी जब तक मेरे पति का केस दर्ज नहीं होता। पर यह तो डिपार्टमेंटल जांच का विषय है। नहीं, उसने उसकी आंखों में देखकर कहा, यह इंसानियत का विषय है, और जब तक आप सब इसे सरकारी नजरिए से देखेंगे, यह समाज ऐसे ही लहूलुहान रहेगा। शख्स कुछ देर चुप रहा, फिर पेपर वहीं रखकर चला गया। उसी दिन शाम को यामिनी ने अपनी डायरी खोली। वो डायरी जिसे उसने 10 साल पहले पुलिस ट्रेनिंग के वक्त से लिखा था, आज भी उसमें पहले पन्ने पर लिखा था, मैं वर्दी नहीं, न्याय पहनती हूं। उसने लिखा, जिस दिन मैं यह भूल जाऊं कि मैं एक इंसान हूं, उसी दिन मेरी वर्दी मुझे छोड़ दे। आज मेरा पति एक सिस्टम की गलती की सजा भुगत रहा है, कल कोई और भुगतेगा अगर मैं चुप रही। उस रात यामिनी ने एक फैसला लिया। अब वह सिर्फ इंतजार नहीं करेगी। उसने अपने पुराने बैचमेट्स को कॉल करना शुरू किया। वही लोग जिनके साथ उसने ट्रेनिंग के दौरान अंधेरे में मॉक रेस्क्यू किया था, गोली चलाना सीखा था, कानून की धाराएं रटी थीं। तुम सब चुप रहोगे? उसने फोन पर पूछा। तू जो कर रही है वो पॉलिटिकल दिख रहा है। न्याय मांगना अगर राजनीति है तो मैं सबसे बड़ी नेता हूं। तू अपने करियर को बर्बाद कर रही है। अगर यह करियर किसी और के खून पर बना है तो उसे बर्बाद होना ही चाहिए। कुछ दोस्त पीछे हटे, लेकिन 2 ऐसे थे जो बोले, हम साथ हैं, बताओ क्या करना है। अगले दिन अस्पताल के बाहर एक प्रेस बयान तैयार किया गया, बिना किसी विभागीय चिन्ह के, बिना किसी सरकारी सहमति के। यामिनी ने वहां सिर्फ एक बात कही, यह सिर्फ एक केस नहीं है, यह उस हर इंसान की कहानी है जो कानून के सामने डर से झुकता है। आज से हम हर पीड़ित के लिए एक खिड़की खोलेंगे, जहां से आवाज अंदर नहीं, बाहर जाएगी। उस प्रेस के बाद अस्पताल में और भी अफसर मिलने आए, कुछ सहानुभूति दिखाने, कुछ तस्वीरें खिंचवाने, लेकिन यामिनी अब किसी के लिए मंच नहीं थी। वह सिर्फ एक आवाज थी जो अब गरज रही थी। एक बुजुर्ग औरत जो अपने बेटे के फर्जी एनकाउंटर की शिकायत लेकर आई थी, अस्पताल में ही मिलने आई। बेटा, तू अफसर है, मुझे न्याय दिला सकती है? यामिनी ने विनीत की ओर देखा, फिर उस औरत की ओर। अब किसी को इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और यही बात उसने खुद से भी दोहराई। अब रुकना नहीं है। हर क्रांति के जवाब में एक सत्ता का कंपन होता है, और यामिनी त्रिपाठी की चुपचाप शुरू हुई जन सुनवाई अब सिस्टम की नींव तक हिलाने लगी थी। हर शनिवार वो टेबल, वो 2 कुर्सियां और वो छोटा सा बोर्ड, यहां हर फरियाद सुनी जाएगी। अब किसी मुहिम की तरह नहीं, एक हथियार बन चुका था। लेकिन ठीक वहीं से उस तंत्र ने पलटवार की तैयारी शुरू कर दी थी, जहां से एक अफसर को सिर्फ कागज का मोहरा समझा जाता था।
अस्पताल में विनीत की हालत अब स्थिर थी। वो अब चलने की कोशिश कर रहा था, कुछ किताबें पढ़ रहा था और यामिनी से हंसी में कहता, अब मुझे देखने आने वाले लोग तुम्हारे लिए तालियां लेकर आते हैं, मेरे लिए दवा। यामिनी मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी आंखों में एक अनकहा डर समाया हुआ था कि ये लंबी लड़ाई इतनी सीधी नहीं थी, और वह डर जल्द ही सच में बदल गया। सोमवार की सुबह जब वो अस्पताल से सीधे अपने पुराने ऑफिस में एक फाइल लेने गई, वहां उसे अंदर घुसते ही नोटिस पकड़ा गया। जांच लंबित। एएसपी यामिनी त्रिपाठी को कार्य से मुक्त किया जाता है जब तक विभागीय जांच पूरी न हो। उसने एक बार कागज पढ़ा, फिर उसी शांति से मेज पर रखा। आपके पास कुछ कहने को है? एक सीनियर अधिकारी ने पूछा। हां, यामिनी ने कहा। सच को छुपाने के लिए आप कितनी परतें पहनेंगे? मैं उन परतों को एक एक कर उतारूंगी। लेकिन यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा दौर जो किसी भी साधारण अफसर को पूरी तरह तोड़ सकता था। अगले दिन एक अखबार की मुख्य खबर थी, एसपी यामिनी त्रिपाठी पर उत्पीड़न का आरोप, महिला का बयान, मेरी आवाज दबाई गई। साथ में छपी थी एक महिला की फोटो, जो कैमरे की तरफ रोते हुए देख रही थी, और बगल में था एक मेडिकल सर्टिफिकेट जिसमें मानसिक तनाव, भावनात्मक उत्पीड़न जैसे शब्दों को मोटे अक्षरों में हाईलाइट किया गया था। ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा, एनपावर मिस यूज्ड बाई एसपी एंड जस्टिस फॉर विक्टिम, और कुछ ही घंटों में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कोई अनजान आवाज कह रही थी, हमारे समाज में औरतें एक दूसरे की दुश्मन होती हैं। देखिए कैसे एक महिला अफसर ने दूसरी महिला को धमकाया। ये वीडियो नकली था, एडिट किया गया था, लेकिन इंटरनेट पर कौन सच देखता है? यामिनी अब समझ चुकी थी। उसकी लड़ाई अब बाहर नहीं, अंदर से लड़ी जा रही है। घर के बाहर पुलिस सुरक्षा हटा ली गई। मोहल्ले में दोपहर के वक्त अचानक कुछ लड़के आकर दरवाजे पर पत्थर फेंक गए। एक पत्थर में चिट्ठी बंधी थी, जो ज्यादा बोलती है उसे हमेशा चुप कर दिया जाता है। विनीत उस वक्त घर में ही था। चोट के बाद पहली बार अस्पताल से कुछ घंटों के लिए निकला था। उसने उस चिट्ठी को पढ़ा और बोला, मैं तो चुप रहा, देखो क्या मिला, अब तुम मत रुकना। शाम को पुलिस विभाग से एक और आदेश आया, आपको अगले 48 घंटों में ट्रांसफर कर दिया गया है। जिला सिवानपुर। यह जिला एक ऐसा क्षेत्र था जहां राजनैतिक हस्तक्षेप और अपराध का मिला-जुला खेल चलता था। जो अफसर वहां जाते थे या तो समझौता करते थे या खुद को अलग कर लेते थे। साफ था, यह ट्रांसफर एक तरह की निर्वासन सज्जा थी। अखबारों ने लिखा, क्या एक अफसर खुद को शहीद साबित कर रही है? क्या वर्दी के पीछे कोई एजेंडा है? सोशल मीडिया अब दो धड़ों में बंट चुका था। एक तरफ लोग अब भी यामिनी को वॉइस ऑफ जस्टिस कह रहे थे, दूसरी तरफ कुछ उसे पब्लिसिटी चाहने वाली अफसर कहने लगे। लेकिन यामिनी के लिए सबसे बड़ा झटका तब आया जब एक पुराने केस की फाइल, जिसे वो खुद हैंडल कर रही थी, अचानक उसे लौटाई गई और कहा गया, अब आप इस केस से हटाई जाती हैं, अब आप सिर्फ प्रतीक्षा में रहें। वह फाइल उस दलित लड़की की थी जिसकी शिकायत पर थानेदार को गिरफ्तार किया गया था। वही केस अब जांच में त्रुटि बताकर बंद किया जा रहा था। रात को जब वह अकेली बैठी थी, उसने अपनी डायरी में लिखा, सिस्टम मुझे मिटाने की कोशिश कर रहा है, पर मुझे मिटाने से पहले उन्हें हर वो दीवार गिरानी होगी जहां मेरी आवाज अब गूंजने लगी है। विनीत धीरे से उसके पास आया। क्या तू अब थक गई है? थक गई हूं, यामिनी बोली, लेकिन रुकूंगी नहीं। फिर क्या करेगी? अब मैं वो करूंगी जो अफसर नहीं करते। मैं खुद अपने विभाग की गोपनीय जांच शुरू करूंगी। अगले ही दिन यामिनी ने अपने कुछ पुराने बैचमेट्स को कॉल किया, जो अब सीबीआई, विजिलेंस या इंटरनल ऑडिट विभागों में कार्यरत थे। उसने हर वो केस उठवाया जिसमें जनता ने जनसुनवाई कैंप में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। 1 महीने के भीतर 7 दरोगा सस्पेंड, 2 थाने सील और एक ईएसपी पर विभागीय जांच शुरू। यह सिस्टम को एक सीधी चोट थी, और अब यह बात छुपाई नहीं जा सकती थी। शहर में एक दीवार पर लोगों ने खुद पेंट किया था, जहां जहां यामिनी जाएगी वहां वहां इंसाफ जगेगा। विनीत अब थोड़ा थोड़ा चलने लगा था, लेकिन यामिनी अब रुकने की स्थिति में नहीं थी। एक शाम को उसने कहा,
मैं हर उस इंसान की बात सुनूंगी जिसे सिस्टम ने झूठा साबित किया है। अब मेरे घर का दरवाजा नहीं, मेरी आवाज खुली रहेगी। और यहीं से वो द्वार शुरू हुआ, जब एक अफसर ने अपनी सरकारी कुर्सी छोड़ दी, लेकिन जन मन की कुर्सी पर बैठ गई। दिल्ली की एक पुरानी इमारत की तीसरी मंजिल पर बना वह कोर्ट रूम, जहां कभी सिर्फ कागजों की सरसराहट और सरकारी जूतों की आवाज गूंजा करती थी, आज वहां एक भी सीट खाली नहीं थी। कोने कोने में पत्रकारों के कैमरे तने हुए थे, दीवार से टिके वकीलों की आंखें किसी नई कहानी की तलाश में थीं, और दर्शक दीर्घा में बैठे आम लोगों की नजरें किसी अदृश्य पक्षधरता के साथ एक चेहरा ताक रही थीं, यामिनी त्रिपाठी। आज की सुनवाई थी राज्य बनाम एसपी यामिनी त्रिपाठी। आरोप, पद का दुरुपयोग, एक महिला फरियादी को भावनात्मक प्रताड़ना, वर्दी के नाम पर असंवैधानिक कार्यवाही। जिन गलियों में कभी यामिनी इंसाफ बांटती थी, आज वहीं पर उसे कटघरे में लाया गया था। सुनवाई से पहले ही वकीलों की फौज तैयार थी। सरकारी वकील ने माइक संभालते ही गूंजती आवाज में कहा, माननीय न्यायाधीश, यह केस एक मिसाल है कि जब कोई अफसर अपनी मर्यादा छोड़ देता है, तब वर्दी एक हथियार नहीं, एक निजी एजेंडे की ढाल बन जाती है। मेरी मांग है कि इस अदालत में यह साफ किया जाए कि क्या कोई अधिकारी अपने व्यक्तिगत आघात के कारण जनता के लिए खतरा बन सकता है। पूरे कोर्ट रूम में हलचल हुई। अगले 2 घंटे तक सरकारी वकील ने अखबार की कतर ने मीडिया क्लिप्स, सोशल मीडिया पोस्ट और वह महिला की वायरल वीडियो क्लिप को पेश किया जिसने यामिनी पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। हर एक स्लाइड, हर एक कागज यामिनी के चेहरे के सामने रखा जा रहा था, लेकिन उसकी आंखें एक बार भी नहीं झपकीं। जब जज ने पूछा, क्या आपको कुछ कहना है, तो यामिनी के वकील ने धीरे से कहा, हमारे पास जवाब नहीं, गवाह हैं। कोर्टरूम में सन्नाटा था। एक दरवाजा खुला और पहला गवाह आया, बुजुर्ग किसान हरनाम सिंह। झुकी पीठ, कांपती टांगें, लेकिन सीधी नजरें। क्या आप जानते हैं आरोपी को? हां, वो मेरी बिटिया जैसी है। क्या आपको न्याय मिला? अगर वो नहीं होती तो मेरी जमीन तो क्या, शायद मेरी जान भी चली जाती। मैडम ने खुद फाइल उठाई, खुद तहसील गई और 2 महीने में मुझे मेरा हक दिलाया। दूसरा गवाह, घरेलू काम करने वाली बबीता देवी। आप कैसे जानती हैं यामिनी त्रिपाठी को? मैंने जब अपने मालिक की शिकायत लेकर थाने गई थी तो मुझे भगाया गया। फिर मैडम के जन सुनवाई में गई। उन्होंने खुद मेरे साथ थाने चलकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। मेरे जैसे लोगों के लिए पहली बार लगा कि अफसर भी इंसान होते हैं। तीसरा गवाह, 12 साल का बालक आदित्य। कोर्ट में उसकी उपस्थिति से सबकी आंखें भीगने लगीं। क्या तुम यामिनी मैडम को जानते हो? हां, जब पापा को पुलिस अंकल ने मारा था, तब मैडम ने मुझे गोद में लिया था और कहा था, अब तुझे कुछ नहीं होगा। जज के सामने अब एक ओर आरोपों की फाइल थी और दूसरी ओर इंसानों की वो कहानियां जिन्हें किसी कागज पर नहीं, आंखों में लिखा गया था। यामिनी अब भी शांत बैठी थी। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई अफसोस नहीं, सिर्फ एक ठहरी हुई गरिमा, जैसे वह पहले से जानती थी कि सच्चाई को वक्त लगता है, लेकिन वो लौटती जरूर है। सरकारी वकील ने फिर एक दलील दी, इन गवाहों से क्या होता है? अफसरों का काम व्यवस्था से चलना है, भावना से नहीं। यामिनी के वकील उठे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक पंक्ति पढ़ी, अगर अन्याय के खिलाफ बोलना बगावत है तो यह बगावत हर घर में होनी चाहिए। कोर्ट में मौजूद हर व्यक्ति उस पंक्ति को अपनी रूह में महसूस कर रहा था। फैसले का समय आया। जज ने गहरी सांस ली, फाइल बंद की और बोले, यह अदालत यह मानती है कि यामिनी त्रिपाठी द्वारा की गई कार्यवाहियां असंवैधानिक नहीं थीं, बल्कि अत्याचार के विरुद्ध उठाया गया एक मानवीय कदम थीं। जहां सिस्टम चुप था, वहां एक अफसर ने आवाज उठाई, और यह अदालत उस साहस को गुनाह नहीं मान सकती। अतः आरोपों से पूर्ण रूप से बरी किया जाता है। साथ ही उस महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र जांच का आदेश दिया जाता है, और यदि प्रामाणिक रूप से साजिश सिद्ध हुई तो कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कोर्ट के बाहर पत्रकार खड़े थे, लेकिन इस बार फ्लैश नहीं चमके, सिर्फ आंखें नम थीं। यामिनी कोर्ट से बाहर आई और वहीं रुक गई। पत्रकारों ने पूछा, मैडम, आप अब क्या करेंगी?
उसने धीमे से कहा, अब लड़ाई मेरी नहीं, हर उस इंसान की है जो कभी चुप रह गया था। अब न्याय सिर्फ एक केस नहीं, एक संस्कृति बनेगा। कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले के बाद यामिनी त्रिपाठी पहली बार बिना किसी डर के गाड़ी में बैठी थी। उसके बगल में विनीत बैठा था, अब पहले से कहीं अधिक स्थिर और सहज। पीछे से आते कैमरों के फ्लैश, सवालों की गूंज और सोशल मीडिया की पोस्ट्स, इन सब से परे यामिनी सिर्फ खिड़की के बाहर देख रही थी। पहली बार उसे लगा, सड़कें शांत हैं। और यह शांति सिर्फ ट्रैफिक कम होने की वजह से नहीं थी, बल्कि शायद इसलिए थी क्योंकि शहर ने अपनी एक सच्ची संतान को वापस पा लिया था। 2 दिन बाद उसका सरकारी ट्रांसफर रद्द कर दिया गया। आदेश में लिखा था, चूंकि आरोपी निर्दोष पाई गई हैं और जनता के बीच उनकी कार्यप्रणाली प्रेरणास्पद मानी गई है, अतः वे पूर्व पद पर यथावत रहेंगी। पर यामिनी ने कोई जश्न नहीं मनाया। उसने सिर्फ अपने पुराने ऑफिस में जाकर उस मेज पर हाथ फेरा जहां कभी वो बैठा करती थी, और फिर धीरे से कहा, अब अफसर बनकर नहीं, शिक्षक बनकर लौटूंगी। उसने सीधे पुलिस ट्रेनिंग अकादमी को पत्र भेजा, मैं वर्दी और संवेदना विषय पर एक नया मॉड्यूल शुरू करना चाहती हूं। कुछ ही हफ्तों में उसे अनुमति मिल गई, और फिर शुरू हुआ वो अध्याय जिसने प्रशासनिक इतिहास में नई स्याही से शब्द लिखे। पुलिस ट्रेनिंग अकादमी की उस विशाल क्लास में, जहां अब तक कानून की धाराएं, रणनीति और बल प्रयोग सिखाया जाता था, अब पहली बार सुनना, समझना और सहानुभूति सिखाई जा रही थी। पहले लेक्चर में यामिनी ने बस एक बात कही, अगर आप किसी की शिकायत को सिर्फ फाइल समझते हैं तो आप इंसाफ नहीं कर सकते। उसका पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया और हर नए रिक्रूट को 30 घंटे की यह ट्रेनिंग लेनी ही पड़ती थी। लेकिन वो यहीं नहीं रुकी। उसने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया, न्याय संवाद, जहां कोई भी आम नागरिक अपने जिले का नाम डालकर सीधे अपनी शिकायत ऑडियो या वीडियो के जरिए भेज सकता था। हर शिकायत को एक यूनिक कोड दिया जाता था और उसका स्टेटस ट्रैक किया जा सकता था, जैसे कोई ई-कॉमर्स ऑर्डर। और सबसे बड़ा बदलाव यह था, हर हफ्ते एक थाने को जनता थाने के रूप में खोला जाता था, जहां एक दिन के लिए कोई अधिकारी खुद जनता से शिकायत सुनता था, चाय पीते हुए, उनके साथ बैठकर। जब एक अधिकारी ने पूछा, मैडम, इससे हमारी साख खराब नहीं होगी? यामिनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, साख तब खराब होती है जब हम दरवाजा बंद करते हैं। दरवाजा खोलने से इज्जत मिलती है। धीरे धीरे पूरे राज्य में यह मॉडल अपनाया गया। और फिर एक दिन जब राजधानी में एक आईपीएस ट्रेनिंग कैंप में उसकी क्लास ली गई, तो एक प्रशिक्षु ने पूछा, मैडम, आप इतने सारे केसों के बाद थकती नहीं हैं? यामिनी ने मुस्कुराकर कहा, जब मैं थकती हूं तो उस बच्चे की आंखें याद आती हैं जिसने कहा था, क्या वो माफी मांगेंगे? इस संवाद को सुनते हुए पीछे की पंक्ति में बैठा विनीत खड़ा हुआ और पहली बार उसने यामिनी के लिए ताली बजाई। उसका चेहरा अब उसी तरह खिल गया था जैसे पहली बार उसने क्लासरूम में गणित पढ़ाया था। वक्त गुजरा। यामिनी का नाम अब सिर्फ एक अफसर का नहीं रहा, वह एक प्रतीक बन चुकी थी। एक एनजीओ ने उसके नाम पर एक पुरस्कार शुरू किया, त्रिपाठी ट्रुथ अवार्ड। हर साल उसे दिया जाता था, जो प्रशासन में रहते हुए संवेदना के साथ न्याय को बढ़ावा दे। लेकिन सबसे खास दिन वो था जब एक ग्रामीण जिले में एक स्कूल में जाकर यामिनी ने एक छोटा सा कार्यक्रम किया, और वहां एक 9 साल की बच्ची 2 चोटियों में उसके पास आकर बोली, मैडम, क्या मैं भी आपकी तरह बन सकती हूं? यामिनी ने उसका चेहरा थामा, मुस्कराई और धीमे से कहा, नहीं, तू मुझसे बड़ी बनेगी, क्योंकि तूने मेरी कहानी सुनी है और अब तुझमें वो साहस है जो मुझे बनाने में सालों लगे। वो बच्ची कुछ नहीं बोली, बस उसकी कलाई पर बंधी रबर बैंड को उतार कर यामिनी की कलाई पर बांध दी। यामिनी ने वही रबर बैंड अपनी वर्दी की जेब में रख ली, हमेशा के लिए। शाम को जब वो घर लौटी, विनीत उसके लिए खिड़की के पास बैठा इंतजार कर रहा था। चाय का कप टेबल पर रखा था और पास में एक किताब, महात्मा गांधी की आत्मकथा। उसने पूछा, आज दिन कैसा रहा? यामिनी ने हल्के स्वर में कहा, किसी ने मुझे मेरी कहानी सुनाई और शायद अब वो अपने हिस्से का न्याय खुद बनाएगी।
विनीत ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी लड़ाई अब तुम्हारी नहीं रही, वो अब हमारी परंपरा बन चुकी है। और यहीं पर एक चुप्पी टूटी नहीं, वो संस्कृति बन गई।